Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 277, रिया की सजा, ईशानी का गुस्सा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे पीठ पीछे आपने बाप के साथ मिलकर साजिश करो। और हम सब आज तक सोच रहे थे कि ईशानी को जो ले गए थे, वो तुम्हारे माता पिता है, और हम तो तुम्हें अनाथ समझ रहे थे। उनकी बात सुनकर प्रिया अंदर तक कांप गई और मन ही मन बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मेरे डैड जिंदा है और मैं किसकी बेटी हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी प्रिया की गाल पर एक और थापड़ पड़ी। प्रिया ने सामने देखा तो उसकी मोम खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। आरती जी की इतनी ठंडी नजर देखकर प्रिया कांप गई। अब आगे। आरती जी गुस्से से कांपती हुई बोली, तुम घटिया लड़की, मैंने अपनी खुद की बेटी को छोड़कर तुम जैसी गंदा खून को अपनी बेटी मान लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी घटिया क्रिएचर को अपनी बेटी मानकर बड़ा किया। हम तुम्हें इस घर की बेटी और प्रिंसेस की तरह मानकर बड़ा किया, पर आखिरकार तुम हो तो अपने बाप की तरह चालबाज। धोखा देना और नाटक करना तो तुम्हारे खून में जी है, जो मुझे कभी समझ नहीं आया। और मैंने तुम जैसी लड़की की वजह से अपनी खुद की बेटी को पराया कर दिया था। इतना कहकर उन्होंने पास रखी फ्रूट प्लेट, जिससे अभी प्रिया फ्रूट खा रही थी, उसको प्रिया पर फेंक दिया। प्रिया, जिसकी गाल बुरी तरह से सूज गया था, वो प्लेट और फ्रूट जाकर प्रिया के फेस पर लगा। प्रिया दर्द से चिल्ला पड़ी, क्योंकि एप्पल जाकर प्रिया की नाक में लगा था और प्लेट प्रिया की माथे पर लगा था, जिस वजह से उसकी माथे से खून बहने लगा था। आरती जी ने प्रिया की बालों को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से उसकी फेस को ऊपर करके बोली, सच बताओ, क्या प्लान किया था तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर? और तुम्हारा वो बाप अभी वो क्या प्लानिंग कर रहा है, हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए? अगर आज तुमने हमें सच नहीं बताया तो मैं आज खुद तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहते हुए आरती जी इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। प्रिया ने आज तक अपनी मोम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। पहले भी उसने कई गलतियां की थी, लास्ट टाइम भी उसने ईशानी से मोक्ष को छीनने की साजिश की थी। तब भी आरती जी गुस्से में थी और उन्होंने उसे मारा था, पर घर में आरती जी ने ही उसे सबसे पहले माफ कर दिया था। पर आज तो आरती जी डे से उसे जान से ही मारने वाली थी। वहीं बाकी सब भी उन्हें देख रहे थे, सब प्रिया को नफरत और घिन से देख रहे थे। किसी को प्रिया से कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी को उसे मार खाते देख उससे हमदर्दी हो रही थी। तभी सुकेत जी ने आरती जी को पीछे खींच लिया और बोले, बस करो आरती। वही सुकेत जी को आरती जी को रोकते देख प्रिया खुश हो गई और सोचने लगी कि जरूर उसके डैड को ही अब उससे प्यार है, बाकी सबको भले ही उससे अब प्यार नहीं है, पर उसके डैड जरूर अब भी उससे प्यार करते हैं। ये सोचकर वो जैसे कि कुछ बोलने वाली थी। सुकेत जी की एज की लाइन सुनकर उसकी आंखों में हैरानी और आंसू आ गए। आरती, तुम क्यों इस लड़की को छू रही हो? तुम्हें इसे मारकर अपना हाथ गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मोक्ष और ईशानी इसकी गुनाह की सजा देंगे। प्रिया को आंखों से आंसू बहने लगे, भले ही वो जानती थी कि वो इस घर की बेटी नहीं है, फिर भी वो अपने मोम डैड से सच में प्यार करती थी। उसकी सारी इमोशन झूठ नहीं थे, भले ही वो ईशानी से सब कुछ छीन लेना चाहती थी। और जब से आपने डैड से मिली थी तब से इस प्रॉपर्टी को भी पाना चाहती थी। पर उसने सोचा था सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो अपने मोम डैड को इस घर में रहने देगी और फिर से सबकी एकलौती राजकुमारी बन जाएगी। प्रिया रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मोम डैड, मुझे पता है आप सब मुझ पर गुस्सा हो, पर मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस शानी को, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं बस यही चाहती थी कि वो आप सबकी और मेरी जिंदगी से चली जाए। जब से वो इस घर में वापस आई है उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। और मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे डैड है और वो जिंदा है। जिस दिन मिस्टर राजवंश ने मुझे सजा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था, उस दिन ही डैड ने मुझे बचाया था और तब जाकर मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज मुझे बस एक और चांस दे दीजिए मोम डैड, भाई मैं सच में बदल जाऊंगी। उसकी बात सुनकर समीर गुस्से से उसके पास आकर उसकी मुंह पर थापड़ मारकर बोला, क्या कहा तुमने, तुम बदल जाओगी? तुम जैसी घटिया लड़की कभी बदल नहीं सकती। और क्या कहा तुमने, ईशानी ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? उसने नहीं, तुमने उससे उसकी सब कुछ छीन लिया था। ये सब घर और परिवार, हम सबका प्यार, केयर, प्रोटेक्शन सब वो डिजर्व करती थी। पर ये सब उसकी हिस्से का प्यार तुम्हें मिला। मेरी बहन तो एक अनाथ की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई थी।
किसके लिए पता है? तुम्हारे उस क्रिमिनल बाप के लिए। उसने ही मेरी बहन को तुमसे बदल दिया था हॉस्पिटल में, वरना तुम बस उस यशराज ठाकुर की एक नाजायज बेटी ही कहलाती। वो तो तुम्हें इस दुनिया के सामने भी नहीं लाता। ये तुम हो जिसने ईशानी की जिंदगी को सालों तक एंजॉय किया। और जब वो लौट आई तब भी उसे हम सबसे प्यार नहीं मिला, जो हमेशा से सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए था। इतना कहकर समीर एक और थापड़ उसकी गाल पर जड़ दिया, तो प्रिया नीचे जमीन पर गिर गई तो उसकी लेफ्ट साइड गाल पर प्लेट की टुकड़े घुस गए, जो उसकी माथे से लगकर नीचे गिरकर टूट गई थी। प्रिया तो दर्द की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी समीर गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से आज दो इंसान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तुमने ही आपने उस दो कौड़ी के बाप को ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी बताई थी ना, और ये भी बता दिया कि जैकी उसकी असिस्टेंट है। तुम्हारी और तुम्हारे बाप के वजह से जैकी की जान जाने वाली है। सच में तुम किसी भयानक क्रिएचर से कम नहीं हो। इसी घर में रहकर तुम इसी घर की बेटी को मारना चाहती थी। इतना कहकर समीर ने उसकी बालों से पकड़ उसे उठाया। आज प्रिया को अपने समीर भाई को देखकर सिर्फ डर ही लग रहा था। उसकी लेफ्ट तरफ की गाल और माथे से खून बह रहा था। वो डरते हुए बोली, भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भाई मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूं। इतना कहकर समीर ने उसे दो थापड़ और जड़ दिया। वहीं रेहान और अयान बोले, भाई अभी रहने दीजिए, हमें इस जिंदा ही मिस्टर मोक्ष के आदमियों को सौंपना है, अगर ये मर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं प्रिया डेसे वो आपने मोम, डैड और भाइयों की कठोर बात सुन रही थी। उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। उसे कभी भी ये उम्मीद नहीं था कि उसके मोम, डैड और भाई कभी उसके लिए ऐसा बात करेंगे। तभी दर्शित बोला, राघव आ गया है, अब ये वहां जाएगी जहां रहना ये डिजर्व करती है। पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि तुम्हारा वो घटिया क्रिमिनल बाप इस वक्त कहाँ है। दादाजी भी बोले, हाँ तुम्हें तो पता ही होगा, सारा प्लानिंग जो तुम दोनों मिलकर करते हो, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कहाँ है। प्रिया नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से कभी भी ईशानी को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। प्रिया फिर से मोक्ष के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी, पिछली बार जो उसके साथ हुआ था। ये बात वो अभी तक भूली नहीं थी। वो दर्द और कोड़े की मार और जो चार लोगों ने उसके साथ किया था, उसके बाद तो वो कभी सपने में भी वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें नहीं पता, तुम किसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही, तुम बाप बेटी मिलकर इतनी प्लानिंग करते हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा वो बाप कहाँ है। दर्शित ने गुस्से से कहा। तो प्रिया सहम गई और रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं उनसे कितनी बार मिली हूँ, रेस्टोरेंट या क्लब में ही मिली हूँ। उन्होंने आपने रहने की ठिकाने के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तभी राघव और कुछ लेडी बॉडीगार्ड अंदर आ गए। राघव ने उन्हें प्रिया को ले जाने का इशारा किया तो दोनों लेडी बॉडीगार्ड ने आकर प्रिया को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। भाई, डैड, मोम प्लीज इन्हें रोकिए, मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है प्लीज। पर किसी को भी उसकी बात दे से सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों गार्ड प्रिया को घसीटकर बाहर की तरफ लेकर चले गए। उनके पीछे पीछे दर्शित भी चला गया। उन सब के जाने के बाद सब सोफे पर बैठ गए। सब सच जानकर गुस्सा और हैरान दोनों थे। आरती जी रोते हुए बोली, इस लड़की की वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया, क्या वो कभी हम माफ कर पाएगी? अब रोकर क्या फायदा? जब मैं बोल रही थी तब तो तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगती थी। तुम्हें प्रिया के सामने ईशान दिखाती ही नहीं देती थी, तो फिर अब तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं? दादी माँ ने गुस्से से कहा। तो आरती जी और सुकेत जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईशानी 1 घंटे से जैकी की ट्रीटमेंट कर रही थी। उसने जैकी की बॉडी से जहर निकल दिया था। जैकी की कंडीशन नमन से ज्यादा सीरियस था। जैकी की हालत देखकर ईशानी की आंखों में खून उतर आया था। वो अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। को भी जैकी की इस हालत की जिम्मेदार है, वो उन सबको भयानक मौत देने वाली थी। आज तक उसने ऐसा कोई क्रिटिकल सर्जरी नहीं किया था जिसमें वो फेल हो गई हो, पर आज जैकी की हालत उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने जैकी को अपना छोटा भाई माना था। जैकी और ईशानी का पास्ट एक तरह से कनेक्टेड था। जैकी को भी उसके फैमिली वाले, मतलब उसके डैड और स्टेप मदर मिलकर टॉर्चर करते थे।
उन लोगों ने उसे 7 साल की उम्र में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। जैकी को उस आश्रम में भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और वहां बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था और उन्हें 2 दिनों तक भूखा रख के मारा पीटा जाता था। ये तब तक था जब तक वो उस अनाथ आश्रम से भाग नहीं आया। जैकी जब 16 साल का था तब वो आश्रम से भाग आया था और उस वक्त वो बहुत जख्मी भी था और ईशानी तभी उससे मिली थी। ईशानी भी तब थोड़ी घायल थी क्योंकि पहली बार वो मिशन पर गई थी। उस दिन जैकी ने उसकी बहुत मदद किया था और इस गानी जैकी को अपने साथ ले आई थी और दोनों ही भाई बहन बन गए थे। ईशानी बस जैकी को एक खुशी भरा लाइफ देना चाहती थी। वो चाहती थी जैकी सिर्फ स्टडी पर फोकस करे। पर जैकी को ज्यादा इंटरेस्ट हैकिंग में था। जैकी की बार बार रिक्वेस्ट करने पर ईशानी ने उसे हैकिंग सिखाना शुरू कर दिया था। तब से वो ईशानी को दीदी की जगह बॉस बोलने लग गया था। पर उन दोनों के बीच प्यार एक भाई बहन का था। जैकी पर एक खरोच भी ईशानी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पर आज तो जैकी मौत से लड़ रहा था। ईशानी ने जैकी की हर एक घाव को ट्रीट किया। जैकी की हाथ पैर की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई थी। ईशानी ने जैकी की माथे को प्यार से सहलाया और बोली, तुम्हारी दी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। जिन लोगों में तुम्हें इतना दर्द दिया है उन सब की शरीर की एक एक खून की बूंद को मैं निकाल दूंगी। उन सबको 1000 टुकड़ों में अगर मैंने काट कर कुत्तों को नहीं खिलाया तो मैं भी तुम्हारी बहन नहीं। ईशानी को पता था उन लोगों ने जैकी को इतनी ज्यादा टॉर्चर इसलिए किया है ताकि वो उससे उसकी मतलब डॉक्टर ईशा की इंफॉर्मेशन निकाल सके। ईशानी की आंखें खून दे से लाल थी। उसने जैकी की माथे को प्यार से सहलाया और बाहर चली गई। बाहर मोक्ष, नकुल, तेजस और वरुण थे। ईशानी किसी को कुछ नहीं बोली और गुस्से से नकुल से बोली, तुमने मुझे नहीं बताया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा। पर उससे पहले जेट रेडी करो, मुझे रिकिन के लिए निकलना है। नकुल ने अपना सिर झुका लिया और ये इस बॉस के कर चला गया। तभी मोक्ष ने गहरी सांस लेकर बोला, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही उसे मना किया था तुम्हें बताने से। मैं तुम्हें आज बताने वाला था क्योंकि अगर कल रात तुम्हें पता चलता तो तुम और भी टेंशन में आ जाती। चैप्टर 278 यू आर माई डैड। दवाई तैयार हो गई। बाहर मोक्ष, नकुल, तेजस और वरुण थे। ईशानी किसी को कुछ नहीं बोली और गुस्से से नकुल से बोली, तुमने मुझे नहीं बताया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा। पर उससे पहले जेट रेडी करो, मुझे रिकिन के लिए निकलना है। नकुल ने अपना सिर झुका लिया और ये इस बॉस कहकर चला गया। तभी मोक्ष ने गहरी सांस लेकर बोला, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही उसे मना किया था तुम्हें बताने से। मैं तुम्हें आज बताने वाला था क्योंकि अगर कल रात तुम्हें पता चलता तो तुम और भी टेंशन में आ जाती। अब आगे। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने मोक्ष को देखा पर कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था मोक्ष ने उसे क्यों कल रात को कुछ नहीं बताया था। वैसे भी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए सिर्फ जैकी था। वो जल्द से जल्द रिकीन के लिए निकलना चाहती थी और मेडिसिन बनाना चाहती थी। उसके बिना वो जैकी और नमन के नहीं बचा सकती थी। वहीं मोक्ष भी अपनी बीबी की सोच को समझ पा रहा था। थोड़ी देर बाद टेरेस पर प्राइवेट जेट खड़ी थी। मोक्ष ने राघव को यहाँ रुकने के लिए बोल दिया था क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी जरूरी थी और जैकी और नमन भी हॉस्पिटल में थे, उन्हें बाकी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए था। ईशानी, मोक्ष और नकुल प्राइवेट जेट के अंदर चले गए। ये ईशानी की प्राइवेट जेट था। मोक्ष और ईशानी अंदर बैठ गए। ईशानी की चेहरे पर आज पहली बार मोक्ष इतनी ज्यादा परेशानी का भाव देख पा रहा था। उसने ईशानी की सिर को अपने कंधे पर रख दिया। वहीं ईशानी ने मोक्ष के कमर की चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दिया और आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही ईशानी की आंखों के सामने जैकी की लाइफलेस चेहरा घूम गया, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से झूल रहा था। मोक्ष ने ईशानी की बेचैनी को साफ साफ महसूस कर लिया था। वो ईशानी की सिर को प्यार से सहलाने लगा तो ईशानी शांत हो गई। 4 घंटे बाद उनकी जेट एक आइलैंड पर लैंड हुई। मोक्ष बाहर की तरफ ही देख रहा था। नकुल की हिम्मत नहीं हो रही थी ईशानी को उठाने की, इसलिए उसने लाचारी से मोक्ष को देखा। तो मोक्ष ने ईशानी को धीरे से उठाया तो ईशानी जल्दी से उठ गई। मोक्ष और नकुल के साथ जेट से उतर गई। नीचे 400-500 लोग कतार में खड़े थे। सब लाइन में खड़े होकर ईशानी को ग्रिट करने लगे। वेलकम बॉस, वेलकम बॉस। ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया और आगे जाने लगी। नकुल और मोक्ष भी उसके साथ साथ चल रहे थे।
वहीं मोक्ष थोड़ा हैरान था, वो समझ गया था कि ये उसकी बीबी की प्राइवेट आइलैंड है, जहां वो ज्यादातर रिसर्च करती थी पहले। वो ये देखकर थोड़ा हैरान था कि भले ही ये एक आइलैंड था पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक पूरा शहर बस गया है। यहाँ सब कुछ अवेलेबल था, रहने के लिए बड़ी बिल्डिंग, शॉप, इस बहुत कुछ था। और ये सब इन गार्ड्स के लिए था जो सालों से ईशानी के साथ काम करते थे। मोक्ष की चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे अपनी बीबी पर प्राउड फील हो रहा था कि उसकी बीबी अपने लोगों की कितना ख्याल रखती है और उसके बीबी के लोग भी उसके लिए कितना लॉयल है। ये सब उसकी बीबी की सेफ्टी के लिए जान भी दे सकते हैं। सब एक बड़े से बेस में आकर रुके, जैसे ही ईशानी सामने गेट पर आई। सेंसर मिशन ऑटोमेटिकली ईशानी को पहचान लिया। वेलकम बॉस, एक रोबोटिक आवाज आए और गेट अपने आप खोल गया। तो मोक्ष, ईशानी और नकुल अंदर चले गए। जैसे जैसे मोक्ष अंदर जा रहा था वो हैरान हो रहा था क्योंकि ये इंडिया की ईशानी की बेस से भी बड़ा था और यहाँ की हर एक शिप पर रोबोट्स अपना काम कर रहे थे। मोक्ष को पता था ये सब उसकी बीबी ने बनाया होगा। नकुल मोक्ष को वहाँ के बारे में सब कुछ बता रहा था। इस आइलैंड में हर्ब्स और पुरानी जड़ी बूटियों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी और इसी वजह से ईशानी ने इस आइलैंड को खरीद लिया था। किसी को भी आसपास की जंगल को देखकर लगता कि ये सिर्फ जंगली पौधे हैं, पर ईशानी ने जब पहली बार इसे देखा था तब उसे पता चल गया था कि ये सब कीमती हर्ब्स है जो आजकल मिलना भी मुश्किल है। इसलिए ईशानी ने तुरंत इस आइलैंड को खरीद लिया था और यहाँ की जड़ी बूटी की मदद से उसने कई सारी दवाएं और एंटीडोट भी बनाया था। थोड़ी देर बाद वो सब एक बड़े से लैब में पहुंच गए, जहां इस वक्त दो रिसर्चर थे। जैसे ही उन दोनों ने ईशानी को देखा तो दोनों ने तुरंत सिर झुका लिया और ईशानी को ग्रिट किया। ईशानी ने मोक्ष और नकुल को देखा, फिर बोली, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तुम मेरे मेंशन में जाकर आराम कर लो। अगर कोई जरूरी बात हुई तो यहाँ आ जाना। उसकी बात सुन मार मोक्ष ने उसकी माथे को चूम लिया और बोला, खुद को ज्यादा मत थकाना और खुद का ख्याल रखना। मोक्ष जनता था ईशानी उसे यहाँ रहने तो नहीं देगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं वो दोनों रिसर्चर बाहर चले गए। नकुल भी एक साइड में खड़ा था, तभी ईशानी ने एक आवाज दिया, डेनी। मोक्ष कंफ्यूज हो गया कि उसकी बीबी किस बुला रही है। तभी एक बच्चा 100 के स्पीड के साथ लैब के अंदर घुस आया और अपनी चेहरे पर एक एडोरेबल स्माइल लिए ईशानी के सामने आकर बोला, यस मॉम, व्हाई डिड यू कॉल मी। वहीं किसी बच्चे के मुंह से अपनी बीबी के लिए मोम सुनकर मोक्ष उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई उसके बच्चों की हक लेने की कोशिश करने की। तभी ईशानी बोली, डेनी अपने डैड को मेंशन में ले जाओ एंड मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी बात सुनकर तो मोक्ष और भी हैरान हो गया, क्या वो इस बच्चे का डैड है? भला वो इतने बड़े बच्चे का बाप कब बन गया? ये बच्चा तो कम से कम 6-7 साल का लग रहा था। उसे तो अपनी बीबी से मिले हुई भी सिर्फ 5 साल हुए थे और 2 साल से ही उनके बीच सब कुछ हो रहा था। वहीं डेनी ने अपनी नजरें घुमाकर मोक्ष को देखा और बोला, हाय डैड, आप कैसे हो? यहाँ आने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मोक्ष ने तपाक से कहा। तो डेनी बिना इमोशन के मोक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, नो यू आर माई डैड। मेरे सिस्टम में यही शो कर रहा है और मुझ में मोम ने झूठ बोलने का फीचर्स नहीं डाला है। वहीं ईशानी को मोक्ष पर थोड़ी हंसी आ रही थी, पर उसकी होंठों पर हंसी नहीं आ रही थी। वहीं नकुल भी मन ही मन मोक्ष के हालत को देखकर हंस रहा था। डेनी एक सेकंड में ईशानी के पास से मोक्ष के पास पहुंच गया और बोला, चलिए डैड, इतना की कर वो मोक्ष को बाहर की तरफ खींचने लगा। मोक्ष ये देखकर हैरान था कि इस बच्चे में कितना ताकत है। तभी ईशानी बोली, अब भी डेनी के साथ जाओ, टेस्ट करो, नकुल आपको डेनी के बारे में बता देगा। इतना कहकर वो मुड़ गई। वो जल्द से जल्द दवाई बनाना चाहती थी। दवाई के बिना वो सिर्फ सर्जरी से जैकी के ठीक नहीं कर सकती थी। ओके, इतना कहकर जैसे ही मोक्ष जाने को हुआ ईशानी बोली, अब भी घर में फोन करके बच्चों के बारे में पूछ लेना। तुम्हें याद है ना, हमारे बच्चे हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। नकुल डेनी और मोक्ष के साथ चल रहा था। नकुल को देखते हुए डेनी मजाक उड़ाने वाली अंदाज में बोला, नकुल अंकल, क्या अभी तक आपको लड़की नहीं मिली? उसकी बात सुनकर नकुल का मुंह बन गया। तभी मोक्ष ने गुस्से से डेनी की हाथ को झटक दिया और बोला, मुझसे ज्यादा मत चिपको।
तभी नकुल बोला, सर आप गुस्सा मत कीजिए, डेनी कोई बच्चा नहीं, रोबोट है जिसे बॉस ने बनाया था। इसके अंदर सभी इमोशन की फ्रैक्चर्स है, इसलिए बॉस ने इसे बनाया है, इसलिए वो उन्हें मोम बुलाता है। और आप बॉस के हस्बैंड है तो ये आपको डैड बुला रहा है। नकुल की बात सुनकर मोक्ष डेनी को देखा जो उदास होकर उसे देख रहा था, जो उसकी फेस से मैच नहीं कर रहा था, मतलब अब तक वो एक रॉबर्ट से इतना जल रहा था। डैड यू डोंट लाइक डेनी राइट? उसकी इमोशनल सवाल से मोक्ष ने अजीब नजरों से उसे देखा। फिर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, भला उसे कैसे पता चाहता कि ये बच्चा एक चलता फिरता करंट मशीन है। पर मोक्ष की बात सुनकर डेनी खुश हो गया और मोक्ष को रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलने लगा। बेस के साइड में ही मेंशन था। डेनी मोक्ष को मेंशन में ले गया। ये मेंशन छोटा था पर खूबसूरत था। जब भी कोई ज्यादा बड़ी रिसर्च करने के लिए ईशानी यहाँ आती थी तो वो यहीं पर रुक जाती थी। मोक्ष लिविंग हॉल में सोफे पर बैठ गया तो डेनी ने एक रॉबर्ट को ऑर्डर दिया। जय डैड के लिए उनकी पसंद की ब्लैक कॉफी बना कर ले आओ और हेल्थी स्नैक्स भी ले आओ। ये सुनकर मोक्ष फिर से हैरान हो गया, ये बच्चा रॉबर्ट को उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी पता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? मोक्ष ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। अरे मोम ने बताया था, इतना कहकर डेनी मोक्ष को ईशानी की रूम दिखाकर वहां से अपनी मोम के पास चला गया। उसके जाने के बाद मोक्ष ईशानी के रूम की तरफ चला गया। उसकी बीबी ने भी कुछ नहीं खाया था तो भला वो कैसे कुछ खा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त राजवंश बिल्ला में सब परेशान था क्योंकि दोनों बच्चे अपने मोम डैड को ढूंढ रहे थे। घर में सबको पता था कि मोक्ष और ईशानी जैकी और नमन को बचाने के लिए मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, पर वो ये बात दोनों बच्चों को तो नहीं समझा सकते थे ना। तभी कल्पना जी की फोन पर मोक्ष का वीडियो कॉल आया। कल्पना जी ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही उधर मोक्ष ने कॉल रिसीव किया उसकी जान में अपनी प्रिंसेस की रोने की आवाज आई। उसकी रोने की आवाज सुनकर मोक्ष ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वो अपनी प्रिंसेस को रोते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने सामने देखा जहां स्क्रीन पर उसका बेटा और बेटी दोनों दिखाई दे रहे थे। उसकी बेटी दक्ष के गोद में बैठी थी, वहीं बेटा कनक जी के गोद में बैठा था। दोनों की गाल लाल दिखाई दे रहा था, उसकी प्रिंसेस तो अभी भी रो रही थी। वहीं रुद्र को देखकर भी वो समझ गया था कि उसका बेटा भी रोया है। कल्पना जी ने फोन स्क्रीन को दोनों बच्चों की तरफ कर दिया। प्रिंसेस, उसकी आवाज सुनकर रुद्र और रुद्रांशी दोनों इधर उधर देखने लगे। उन्हें लगा उनके मोम डैडी वापस आ गए होंगे। पर तभी दोनों की नज़र फोन स्क्रीन पर गया। दोनों फोन स्क्रीन पर अपने डैडी को देखने लगे। रुद्रांशी फोन की तरफ हाथ बढ़ाने लगी ताकि उसके डैडी उसे अपनी गोद में उठा ले और सिसकने लगी। रुद्र भी अपने डैडी को देखकर अपनी मोम को ढूंढने लगा फोन स्क्रीन पर। ये देख कर मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, रुद्र बच्चा, प्रिंसेस आप दोनों क्यों रो रहे हो? मोम और डैडी रात को वापस आ जाएंगे। ये बात दोनों बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, जबकि दोनों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। तभी दादी माँ बोली, तुम लोग जल्दी आ जाना। बच्चे तुम दोनों के बिना नहीं रह पाते, तुम्हें पता है ना। बाकी सब भी मोक्ष को कब तक आएंगे पूछ रहे थे। बहुत जल्दी बीबी उनके लिए मेडिसिन बना लेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप बच्चों का ख्याल रखिए। बीबी को सबसे ज्यादा बच्चों की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर और आपने दोनों बच्चों को फोन पर देखने के बाद मोक्ष ने फोन रख दिया। 1 घंटे बाद डेनी की आवाज आई, डैड, क्या आप रूम में हो? बाहर आइए, मोम ने दवाइयां बना लिया है, अब वापस जाना है। उसकी आवाज सुनकर मोक्ष बाहर आ गया और जल्दी से नीचे आ गया। नीचे ईशानी और नकुल थे। अब हमें चलना चाहिए, ईशानी ने मोक्ष को देखते हुए कहा। तो मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और ईशानी की हाथ को पकड़कर बाहर चला गया। उनके पीछे पीछे नकुल और डेनी भी आ रहे थे। मोक्ष ईशानी को लेकर जेट के अंदर चला गया, इसके पीछे पीछे नकुल भी अंदर चला गया, तो डेनी भी उसके पीछे पीछे चला गया। मोक्ष और ईशानी जब बैठ गए तो डेनी भी जाकर सीट पर बैठ गया। ये देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया और बोला, बीबी ये कहाँ जा रहा है? ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही डेनी बोला, डैड मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। मैंने मोम से परमिशन ले लिया है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं अपने छोटे भाई बहन से मिलने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नकुल भी हैरान था। मोक्ष ने बस आपने भौहें सिकोड़ लिया। फिर अपनी बीबी को देखा जो किसी सोच में डूबी हुई थी।